हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी विद्यार्थियों का हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो लेक्चर में हम आपके लिए जो टॉपिक लेके आ रहे हैं वह है आयनिक यौगिकों के गुणधर्म। स्टूडेंट्स, आपने ये टॉपिक पहले कभी सुना होगा। 9th क्लास में इस टॉपिक के बारे में आपने चर्चा की थी और इतना कोई बड़ी बात नहीं कि आप इसको याद नहीं कर सकते। बहुत सिंपल टॉपिक है, आसानी से आप याद कर सकते हैं। आप जानते हैं कि इनमें परमाणु के मध्य इलेक्ट्रॉन के कुल स्थानांतरण के फलस्वरूप जो बंध बनता है वही एक आयनिक बंध होता है। और स्टूडेंट्स, आयनिक बंध की मजबूती किस बात पर निर्भर करती है कि धनायन और ऋणायन के मध्य प्रबल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल हो। अगर वो बंध बहुत ज़्यादा है, आकर्षण बहुत ज़्यादा है, तो धनायन और ऋणायन शीघ्रता से बंधित होंगे, ऊर्जा उत्सर्जित करेंगे और सरलता से आयनिक बंध का निर्माण हो जाता है। तो जितना मजबूत बंध होता है, जितना आकर्षण मजबूत होता है, बंध की मजबूती उतनी ही होती है। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि आयनिक बंध युक्त यौगिकों को हम किस नाम से जानते हैं? आयनिक यौगिकों के नाम से जानते हैं। और उन आयनिक यौगिकों के लक्षण हम अब देखने जा रहे हैं। वन बाय वन करके हम इन सभी 7 लक्षणों के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। स्टूडेंट्स, पहला लक्षण है भौतिक अवस्था। क्या लक्षण है बच्चों? भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था से क्या तात्पर्य होता है कि ये जो आयनिक यौगिक है ये ठोस अवस्था में है या द्रव अवस्था में मिलते हैं या गैसीय अवस्था में मिलते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर हम आपसे चर्चा करें तो जितने भी आयनिक यौगिक होंगे उनकी जो भौतिक अवस्था है वो क्रिस्टलीय ठोस होती है। एक वर्ड और जोड़ा मैंने, क्रिस्टलीय। मतलब क्या होते हैं कि इनके जो आयंस होते हैं परस्पर स्थिर वैद्युत आकर्षण बंध द्वारा बंधित होकर एक त्रिविमीय जालक जैसी संरचना बनाते हैं। त्रिविमीय जालक जैसी संरचना बनाते हैं और यही क्रिस्टल होता है। त्रिविमीय जालक जैसी संरचना बनाते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि ये जो आयनिक यौगिक होते हैं इनकी भौतिक अवस्था ठोस होती है। तो स्टूडेंट्स, भौतिक अवस्था हम जब पहला पॉइंट पढ़ेंगे तो मैंने लिखा कि ये क्रिस्टलीय ठोस होते हैं जिनमें धनायन व ऋणायन परस्पर बंधित होकर, मतलब आपस में जुड़कर एक त्रिविमीय जालक बनाते हैं। क्या बनाते हैं बच्चों? त्रिविमीय जालक संरचना का निर्माण करते हैं। देखिए, त्रिविमीय जालक से क्या तात्पर्य है? जैसे ये जाल जैसी संरचना बनेगी, ऐसा त्रिविमीय जालक का यहाँ निर्माण होगा। ऐसे जालक बन जाएगा स्टूडेंट्स, ये ऐसे जालक बन जाएगा। देखिए आप, ये ऐसे जालक बन जाएगा, ये ऐसे जालक बन जाएगा, ये ऐसे जालक बन जाएगा स्टूडेंट्स। ये देखिए, ऐसे जालक बन जाएगा। ये ऐसे जाल जैसे संरचना का निर्माण कर देंगे, इसलिए इनकी भौतिक अवस्था कैसी होती है? क्रिस्टलीय ठोस होती है। क्लियर? पहला पॉइंट। तो स्टूडेंट्स, आप ये पहला पॉइंट यहाँ से ये लैंग्वेज लिखेंगे, इसका डायग्राम आप बना लेंगे। स्टूडेंट्स, ये क्या है? त्रिविमीय जालक है, त्रिविमीय जालक है। अब स्टूडेंट्स, सेकंड पॉइंट लिखेंगे गलनांक व क्वथनांक। बीपी, एमपी व बीपी। गलनांक को स्टूडेंट मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं और क्वथनांक को बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। यानी कि वह ताप जिस पर कोई पदार्थ पिघलता है यानी गलता है तो उसको गलनांक बिंदु कहेंगे। और क्वथनांक किसी भी द्रव का वह बिंदु जिस ताप पर वह उबलता है वह क्या कहलाता है? क्वथनांक कहलाता है। स्टूडेंट्स, अगर हम बीपी एमपी की बात करते हैं तो अगर किसी की भौतिक अवस्था ठोस है तो उनमें आयन जो होते हैं परस्पर स्थिर वैद्युत आकर्षण बल से बंधित होते हैं। और उस स्थिति में क्या होता है? उन आयनों का जो बंधन है आसानी से टूटता नहीं है, और टूटता नहीं है तो इनके गलनांक और क्वथनांक के मान बढ़ जाते हैं। यानी कि ये आयनों में आसानी से मुक्त नहीं होते हैं, इसलिए इनकी बीपी और एमपी की जो मान होते हैं बच्चों
वो ज़्यादा होते हैं। तो देखिए, इनके आयनों के मध्य प्रबल स्थिर वैद्युत आकर्षण बंद होने के कारण इनके एमपी व बीपी के मान उच्च होते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने इन 2 पॉइंट्स के बारे में आपको समझाया। अब हम बात करते हैं आपसे तीसरे पॉइंट की। 2 पॉइंट का डिस्कशन हमारा हो चुका है, अब हम स्टूडेंट्स आपसे थर्ड पॉइंट का डिस्कशन कर रहे हैं, और हमारा थर्ड पॉइंट है कठोर व भंगुरता। स्टूडेंट्स, कठोर होना किस बात का द्योतक है? तो ये इस बात को बताता है कि इनकी जो संरचना है कैसी है। तो इनकी संरचना त्रिविमीय जालक जैसी संरचना है। तो स्वाभाविक है आयन परस्पर वैद्युत आकर्षण बंध से बहुत प्रबलता से बंधे होंगे, तो ये प्रकृति में क्या हो जाएंगे? कठोर हो जाएंगे। तो एक बात आपको समझ में आ गई होगी स्टूडेंट्स कि ये जो भी आयनिक यौगिक होते हैं इनकी प्रकृति कैसी होती है? कठोर होती है। लेकिन स्टूडेंट्स, भंगुर, भंगुर का मतलब क्या होता है? तो देखिए बच्चों, इनकी त्रिविमीय जालक, पहली बात तो मैं आपको बताता हूं, इनकी त्रिविमीय जालक जैसी संरचना के कारण, त्रिविमीय जालक संरचना के कारण, ये कठोर होते हैं, कठोर होते हैं। तथा इन पर बाह्य बल, तथा इन पर बाह्य बल आरोपित करने पर, इन पर बाह्य बल परतों पर आरोपित करने पर, परतों पर आरोपित करने पर इनकी परतें एक दूसरे के ऊपर आने के कारण क्रिस्टल बिखर जाता है, क्रिस्टल बिखर जाता है। इस गुण को भंगुरता कहते हैं, इस गुण को भंगुरता कहते हैं। आप सबको पता है कि आयनिक यौगिक का निर्माण अवयवीकरण आयनों से हुआ है। तो स्टूडेंट्स, आयन की जो व्यवस्था होती है इसमें ऐसे होती है, यानी कि एक प्लस है, एक माइनस है, एक प्लस है, एक माइनस है, इस तरह की व्यवस्था है। ये माइनस प्लस से निर्मित एक आयनिक यौगिक है। अब इस परत पर यदि इस आयनिक यौगिक की क्रिस्टल पर हमने बाह्य बल आरोपित कर दिया, बाहर से बल लगा दिया, तो ऊपर वाली परत शिफ्ट हो जाएगी। और स्टूडेंट्स, इस शिफ्टिंग में क्या होगा? देखिए आप, इस शिफ्टिंग में क्या होगा? नीचे वाली परतों पर कुछ भी इफेक्ट नहीं आया, ये ऐसे कैसे ही रही। लेकिन ऊपर वाली परत में क्या हुआ? ये प्लस ऊपर शिफ्ट हुआ, ये माइनस यहाँ शिफ्ट हुआ, प्लस यहाँ शिफ्ट हुआ, माइनस बाहर शिफ्ट हुआ। तो स्टूडेंट्स, प्लस के ऊपर प्लस आ गया, माइनस के ऊपर माइनस आ गया, प्लस के ऊपर प्लस आ गया। तो ये क्रिस्टल क्या होगा? प्रतिकर्षण, आयनों के मध्य प्रतिकर्षण के कारण बिखर जाएगा। तो इस गुण को हम किस नाम से जानते हैं? इस गुण को हम भंगुरता के नाम से जानते हैं। यही गुण क्या कहलाता है बच्चों? भंगुरता कहलाता है। तो स्टूडेंट्स, ये पूरी लैंग्वेज आप तीसरे पॉइंट के लिए नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं विलेयता की। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर विलेयता।
विलेयता बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। स्टूडेंट्स, हम सभी गुणों की 1 बाय 1 चर्चा आपके सामने कर रहे हैं। तो देखिए बच्चों, विलेयता, विलेयता को हम इंग्लिश में सोल्यूबिलिटी कहते हैं। सामान्य अगर मैं चर्चा आपसे करूं कि आयनिक यौगिक की जल में विलेयता होती है या नहीं होती है, तो आयनिक यौगिक सर्वाधिक जल में विलेय होते हैं, लेकिन कार्बनिक यौगिकों जैसे ईथर, एल्कोहल, एसीटोन, बेंजीन, इनमें ये अविलेय होते हैं। तो स्टूडेंट्स, साधारण चर्चा को अगर मैं आगे बढ़ाता हूँ तो मैं आपसे क्या कहूँगा कि ये यौगिक जल में विलेय होते हैं, जल में विलेय होते हैं, किंतु कार्बनिक विलायक को जैसे अल्कोहल, बेंजीन, ईथर, एसीटोन, बच्चों ये कार्बनिक यौगिक है जिसकी चर्चा हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके सामने करेंगे। एक एक यौगिक के बारे में आपको बता देंगे। एसीटोन आदि में अविलेय होते हैं, अविलेय होते हैं। कैसे विलेय होते हैं इसको थोड़ा सा हम समझेंगे, प्रयास करते हैं, इसको समझने का प्रयास करते हैं स्टूडेंट्स। तो देखिए, इसमें अगर हम देखें कि आयनिक यौगिक हमारे पास है, आयनिक यौगिक हमारे पास है और उसको हमने विलायक में मिलाया और विलायक हमने जल ले लिया। बच्चों, ये जल है किसी पात्र में, जल यहाँ विलायक का काम कर रहा है और आयनिक यौगिक आपने यहाँ पर मिलाया, इसमें ये आयनिक यौगिक है और आयनिक यौगिक यहाँ विलेय का काम करेगा। आयनिक यौगिक में आयनों के मध्य प्रबल स्थिर वैद्युत आकर्षण बंध होता है, लेकिन जब इसे जल में या किसी विलायक में मिलाते हैं तो विलायक के जो अणु होते हैं वो आयनिक यौगिक के आयनों को घेर लेते हैं। और कैसे घेरेंगे बच्चों? देखिए, आयनिक यौगिक एक तो प्लस होगा और एक क्या होगा? माइनस होगा। एक प्लस होगा और एक माइनस होगा। यदि हम इस एग्जाम्पल को आयनिक यौगिक NaCl का एग्जाम्पल लेके समझे तो आयनिक यौगिक Na प्लस ले लेंगे, आयनिक यौगिक Na प्लस ले लेंगे और एक आयन Cl माइनस ले लेंगे। अब स्टूडेंट्स, यहाँ विलायक अगर जल होता है तो जल के अणु देखिए इन आयन को इस तरीके से चारों तरफ से घेर लेते हैं, इस तरीके से चारों तरफ से घेर लेते हैं। देखिए, ये ऐसे घेर लेते हैं। अब देखिए, इसका प्लस है तो इधर माइनस, जल के अणु का माइनस प्लस ऐसे आएगा, यहाँ माइनस प्लस ऐसे निर्देशित हो जाएगा। लेकिन यहाँ माइनस है तो इस जल के अणु का ये प्लस माइनस ऐसे हमको प्राप्त होगा। तो बच्चों देखिए, विलायक के अणुओं ने यानी कि जल के अणुओं ने आयनों को इस प्रकार से कवर कर लिया। तो जब किसी आयन के चारों ओर विलायक के अणु संचित होते हैं तो इस प्रक्रिया में उत्सर्जित होने वाली ऊर्जा विलायक योजन ऊर्जा कहलाती है।
विलायक योजन ऊर्जा कहलाती है। विलायक योजन ऊर्जा कहलाती है, यानी कि किसी भी आयन के चारों ओर विलायक के अणु के जुड़ने पर उत्सर्जित होने वाली ऊर्जा विलायक योजन ऊर्जा कहलाती है। स्टूडेंट्स, इस विलायक योजन ऊर्जा में यदि विलायक जल हो, यदि विलायक जल हो तो इसे जल योजन ऊर्जा कहते हैं। तो इसे जल योजन ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? जल योजन ऊर्जा कहते हैं। स्टूडेंट्स, इनको प्रदर्शित करने का तरीका क्या है? डेल्टा एच जल योजन को बोलते हैं बच्चों, हाइड्रेशन इंग्लिश में, इसलिए एच वाई डी से बताते हैं। और स्टूडेंट्स, विलायक योजन को इंग्लिश में सोल्वेशन कहते हैं, इसलिए SOLV इससे बताते हैं, सोल्वेशन एनर्जी से बताया जाता है। क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर होगा मुझे उम्मीद है। तो स्टूडेंट्स, आपको विलेयता का जब भी केस आता है तो आपको ये बताना है कि जलयोजन ऊर्जा का मान बढ़ने पर विलेयता का मान बढ़ जाता है। तो जलयोजन ऊर्जा और विलेयता में अगर संबंध देखें तो ये दोनों एक दूसरे के समानुपाती होते हैं, यानी कि विलेयता समानुपाती जलयोजन ऊर्जा HYD जलयोजन ऊर्जा। क्लियर है? जलयोजन ऊर्जा क्लियर है? चलिए, तो सबसे पहले बच्चों आपको इसमें ये लिख लेना है कि ये यौगिक जल में विलय होते हैं, किंतु कार्बनिक विलय को जैसे एल्कोहल, बेंजीन, ईथर, एसीटोन आदि में अविलय होते हैं। अब इसको मैं एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूँ। तो लिखिए बच्चों एग्जाम्पल, और इस एग्जाम्पल में हम लिखेंगे जब किसी आयनिक यौगिक जैसे सोडियम क्लोराइड को, जब किसी आयनिक यौगिक जैसे सोडियम क्लोराइड को किसी विलायक में ब्रैकेट में लिखना जल में मिलाते हैं तो विलायक द्वारा आयनिक यौगिकों के मध्य के आकर्षण को दुर्बल कर दिया जाता है, जिससे विलयन में आयन स्वतंत्र हो जाते हैं। विलयन में आयन स्वतंत्र हो जाते हैं। इन आयनों के चारों ओर विलायक के अणु जुड़ने पर उत्सर्जित होने वाली ऊर्जा विलायक योजन ऊर्जा कहलाती है। विलायक योजन ऊर्जा कहलाती है, जिसे डेल्टा H सोल्व से दर्शाते हैं, जिसे डेल्टा H सोल्व से दर्शाते हैं। यदि विलायक जल हो तो आयन के चारों ओर जल के अणु जुड़ने पर उत्सर्जित होने वाली ऊर्जा जल योजन ऊर्जा कहलाती है, जिसे डेल्टा HYD से दर्शाते हैं। डेल्टा HYD से दर्शाते हैं। जलयोजन ऊर्जा के बढ़ने पर आयनिक यौगिकों की जल में विलेयता बढ़ती है। ये रिलेशन लिख लेना, ये रिलेशन लिख लेना। इसके बाद में ये डायग्राम और ये दोनों डायग्राम आप बना लीजिएगा, ये दोनों डायग्राम आप बना लीजिए। क्लियर सभी बच्चों को? इन दोनों डायग्रामों को आप बनाएंगे और देखिए अगली चर्चा।
बच्चों अगली चर्चा हम करते हैं आपसे, और उस टॉपिक का नाम है, हमारी चर्चा का विषय है चालकता। अगला जो गुणधर्म है वो क्या है स्टूडेंट्स? चालकता, कंडक्टिविटी, यानी कि ये यौगिक विद्युत का चालन करेंगे या नहीं करेंगे। तो स्टूडेंट्स इनकी दो बातें हैं। इनका ठोस अवस्था में ये यौगिक जो होते हैं, ठोस अवस्था में ये यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं। ये यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं, मतलब चालकता प्रदर्शित नहीं करते। ऐसा क्यों होता है? रीजन क्या है इसका? क्योंकि इस अवस्था में आयनों के मध्य जो स्थिर वैद्युत आकर्षण बल था वो प्रबल होता है और आयन मुक्त नहीं होते हैं, क्योंकि इस अवस्था में आयनों के मध्य प्रबल स्थिर वैद्युत आकर्षण बंद होने के कारण इनके आयन मुक्त नहीं होते हैं। इनके आयन मुक्त नहीं होते हैं, अतः ये विद्युत के कुचालक होते हैं। स्टूडेंट्स इसका एग्जाम्पल बनता है कि NaCl जो यौगिक होता है वो ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करता है। अगर ठोस अवस्था में नहीं करता है तो कुछ और अवस्था होगी, बिल्कुल होगी, जलीय विलयन में। ये यौगिक जलीय विलयन में मुक्त आयनों के कारण विद्युत के सुचालक होते हैं। तो स्टूडेंट्स इस चालकता से क्या क्वेश्चन बनता है, कैसे क्वेश्चन बनता है, उस पर आपको समझा देता हूं मैं। इसका क्वेश्चन बोर्ड में भी आ चुका है कि NaCl यौगिक ठोस अवस्था में कुचालकता दर्शाता है। ठोस अवस्था में कुचालक है, जबकि जलीय विलयन में सुचालक है। क्यों? जलीय विलयन में सुचालक है क्यों? स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर जो है पूरा की पूरा यहाँ लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन का आंसर पूरा की पूरा यहाँ लिखा हुआ है। तो ऐसा क्वेश्चन 12th क्लास में ठोस अवस्था वाले चैप्टर में भी पूछा जाता है। इसलिए आप ये याद रखिए कि हर बातें जो आपको 11th में समझाई जा रही है उसका कंसेप्ट कहाँ से कनेक्ट करना है, हमको 12th क्लास से कनेक्ट करना है। क्लियर सभी बच्चों को? तो ये चालकता थी ठोस यौगिकों की, आयनिक यौगिकों की चालकता। क्लियर सभी बच्चों को? अब स्टूडेंट्स 2 पॉइंट और है। चालकता हमने समझा दी, अब देखिए इनके 2 पॉइंट्स और समझिए आयनिक यौगिकों के गुणधर्म के। आयनिक यौगिकों के 2 गुणधर्म और हमने आपको बताए थे। एक था स्टूडेंट्स समावयवता, एक तो क्या था? समावयवता।
मैंने आपसे कहा था कि जो बंध दिशात्मक उसमें समावता मिलेगी, लेकिन बच्चों ये आयनिक यौगिक में जो आयनिक बंध बनता है ये अदिशात्मक होता है, यानी कि ये बंध अदिशात्मक होने के कारण, ये बंध अदिशात्मक होने के कारण समावयवता प्रदर्शित नहीं करते हैं। तो समावयवता दर्शाना इनका गुणधर्म नहीं है, समावयवता प्रदर्शित नहीं करते हैं। अब स्टूडेंट के बहुत सारों के माइंड में क्वेश्चन उठता है कि ये समावयवता होती क्या है, ऐसा क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है। समावयवता यौगिकों का वह गुणधर्म होता है बच्चों जिसमें उनकी अणुसूत्र समान होते हैं लेकिन उनके भौतिक और रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हो। तो स्टूडेंट्स ऐसे गुण को हम समावयवता कहते हैं, लेकिन ये गुणधर्म ना तो इनमें मिल सकता है क्योंकि ये बंध डायरेक्शन वाले नहीं होते हैं, नॉन डायरेक्शनल होते हैं, अदिशात्मक होते हैं, इसलिए इनमें समावयवता का गुण नहीं मिलता है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट अगर बात करें आपसे आयनिक अभिक्रियाओं की, आप सबको पता है आयन्स बहुत तेजी से गति करते हैं, तो इनकी अभिक्रियाएं तीव्र गति से होती है। इनके यौगिकों की अभिक्रियाएं यानी कि इन यौगिकों की अभिक्रियाएं तीव्र गति से संपन्न होती है। इन यौगिकों की अभिक्रियाएं तीव्र गति से संपन्न होती है, तीव्र गति से संपन्न होती है, बहुत फास्ट संपन्न होती है। यानी कि कितना सा मिनिमम टाइम लगता है, 10⁻⁸ सेकंड का टाइम लगता है। इतने कम समय में ये अभिक्रिया हो जाती है। जैसे कि हम बात करते हैं कि NaOH में आपने HCl मिलाया तो NaCl + H2 बनने में बहुत मिनिमम टाइम लगेगा, बहुत कम टाइम लगेगा। ये उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है बच्चों, ये उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है। तो ये सब आयनिक अभिक्रियाएं होती है, यानी कि अवक्षेपण अभिक्रियाएं और उदासीनीकरण अभिक्रियाएं हम इनके एग्जाम्पल में ले सकते हैं। तो इनकी आयनिक अभिक्रियाएं बहुत तेजी से संपन्न होती है। क्लियर सभी बच्चों को? तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो लेक्चर में मैंने आपको जो समझाया है वो थे आयनिक यौगिकों के लक्षण। एक बार हम वापस से रिपीट कर लेते हैं कौन कौन से आयनिक यौगिकों के लक्षण थे। पहला भौतिक अवस्था, दूसरा BP MP, तीसरा कठोर एवं भंगुरता, चौथा विलेयता, पांचवा चालकता, छठा समावयवता और सातवां आयनिक अभिक्रियाएं। स्टूडेंट्स इन 7 टॉपिकों के साथ ये हमारा टॉपिक समाप्त होता है, आयनिक यौगिकों के लक्षण। स्टूडेंट्स अगले वीडियो लेक्चर में मैं आपके लिए आबंध प्राचाल लेके आऊँगा, और आबंध प्राचाल का मतलब ये होता है कि बंध के सभी पैरामीटरों को दर्शाने वाले जो मानक होते हैं उनको हम आबंध प्राचाल कहते हैं। बॉन्ड पैरामीटर्स के नाम से आते हैं, यानी कि ये पैरामीटर्स बंध के बारे में हमको समझाएंगे, जैसे कि बंध लंबाई क्या है, बंध कोण क्या है, बंध ऊर्जा क्या होती है, बंध क्रम क्या होता है। इन सभी के बारे में मैं आपसे अगले वीडियो में चर्चा करूंगा। तब तक के लिए मुझे आप इजाज़त दीजिए, और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर करें यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग माय वीडियो। धन्यवाद सभी बच्चों का।